हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी के वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ल के रीज़न्स के बारे में। पिछले कुछ सालों में हमने रिसर्च की है और हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें अपने रिफ्यूज़ल लेटर्स भेजे हैं। उन रिफ्यूज़ल लेटर्स को मैंने अपने जो हंगेरियन कोलीग्स हैं उनसे पढ़वाया और हमने अपने लॉयर के साथ भी शेयर किया। तो ये जो वीडियो है इस रिसर्च के बेसिस पे है, क्योंकि जो हंगेरी का रिफ्यूज़ल लेटर होता है वो हंगेरियन में होता है और उसमें डिटेल में बताया जाता है कि आपका वर्क वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। तो अगर आप हंगेरी का अपना प्रोसेस शुरू करने वाले हैं वर्क वीज़ा का, या आप वर्क वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, या आप अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आप फिर दोबारा से प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको रिफ्यूज़ल क्यों होता है इस बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, मैंने पिछले 4 साल में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के थ्रू भेजे गए रिफ्यूज़ल लेटर्स को स्टडी किया है। ये रिफ्यूज़ल लेटर्स आए हैं इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट में मैं कहूँगा यूएई से, ओमान से, कतर से, कुवैत से, सऊदी अरब से। तो हमने इनको स्टडी किया और हमने पाया है कि जो मेन 9 रीज़न्स हैं रिफ्यूज़ल के। अब देखिए, जो सबसे पहला रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जो कंपनी है, कंपनी इज़ नॉट क्रेडिबल एंड डज़ नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज। यानी जो कंपनी है उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, और अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है तो वो कैसे थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर कर सकती है। थर्ड कंट्री नेशनल्स यानी ऐसे लोग जो हंगेरियन नहीं है और ईयू के बाहर के हैं। तो अगर एक कंपनी बहुत रिसेंटली शुरू हुई है, बहुत छोटी है, और वो आपको वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स दे देती है, तो बहुत लाइकली है कि उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। उनके पास ऑलरेडी हंगेरियन स्टाफ नहीं है, तो वो कैसे बेसिकली थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान भी कई बार इमिग्रेशन की टीम वहाँ पे जाती है या उनसे और डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाते हैं। तो एक रीज़न है कि कंपनी का क्रेडिबल ना होना। दूसरा रीज़न है कंपनी कुड नॉट प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन टाइम। देखिए, ये हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, और ये कई बारी हमने जो मिड साइज्ड कंपनीज़ होती हैं उनके साथ भी देखा है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल को जानता हूँ जो टेक्नीशियन है, और उनको एक मिड साइज्ड कंपनी में हंगेरी में जॉब मिली। इस कंपनी में करीब 50-60 लोग काम करते हैं और अच्छी कंपनी है। तो और ये जो इंडिविजुअल है, इनका भी प्रोफाइल अच्छा है, डिप्लोमा भी था इनके पास, लेकिन इनका वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ हुआ क्योंकि प्रोसेस के दौरान जो इमिग्रेशन था उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया और कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगे एडिशनल, लेकिन कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाई। इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ऐसे ही हमने एक और केस देखा था जहाँ पे एक शेफ़ एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आ रहा था, और बेसिकली इमिग्रेशन ने प्रोसेस के दौरान उस रेस्टोरेंट से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे उस रेस्टोरेंट का टैक्स क्या रहता है, कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहाँ से वो हैं। तो इस कंपनी ने यानी रेस्टोरेंट ने ये डिटेल्स टाइम पे नहीं दिए, तो इस शेफ़ का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वो बात अलग है और पॉजिटिव है कि बाद में जब कंपनी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स फिर दोबारा से इन्होंने अप्लाई, क्योंकि वो वीज़ा तो रिफ्यूज़ हो गया था, तो फिर दोबारा से जब इन्होंने अप्लाई किया शेफ़ ने, तो इनको वीज़ा मिल गया। फिर तीसरा रीज़न है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन बाय इमिग्रेशन थिंग्स वर नॉट राइट। अब देखिए, ये रिसेंटली बहुत होना शुरू हुआ है कि जो इमिग्रेशन की टीम है वो एक पर्टिकुलर कंपनी में जाती है और देखती है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, वो बात करती है, वो पूछती भी है। क्योंकि हमने कई रिफ्यूज़ल लेटर्स में देखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इस कंपनी की साइट पे गए, वहाँ पे हमने मैनेजर से बात की जो हंगेरियन था, और वहाँ पे इतने लोग मौजूद थे, किन के पास किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स थे। तो वहाँ पे अगर कंपनी को लगता है कि चीज़ें सही नहीं हैं, या ये कंपनी एडिशनल लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सकती है, और जो रिपोर्ट होती है वो पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल का। चौथा रीज़न है कि डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन। देखिए, हो क्या रहा है कि कई बारी जो आपका एजेंट है
या जो हंगरी में आपकी एजेंसी है वो आपको किसी भी कंपनी के नाम के डॉक्यूमेंट्स दे देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। जैसे एक बार हमारे सामने आया था, वो रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा हुआ था कि एक कंपनी को बेसिकली 30 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन 100 लोगों को वो लेटर इशू कर दिया गया था। तो ये एक तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स हुए। जब ज़रूरत थी 30 लोगों की, आपने 100 को मतलब वो लेटर इशू कर दिया है। और फिर इस कंपनी ने क्या किया, इमिग्रेशन को लिस्ट दी कि हमने इन लोगों को सिलेक्ट किया है। तो जिन लोगों को सिलेक्ट किया था उनके अलावा भी और लोगों को लेटर इशू कर दिया गया था। तो फेक डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स एक रीज़न हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। अब कई बारी जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी साइड से भी हो सकते हैं, जैसे आपके एजेंट ने कोई नकली डिप्लोमा बना के दे दिया आपको। तो इसलिए मैं कहूँगा कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स का अपने एंड से आप यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आपके फ्यूचर में भी असर पड़ेगा, फ्यूचर में बैन भी लग सकता है, या अगर बैन ना भी लगे तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है। तो फेक डॉक्यूमेंट से आपको बच के रहना है। इनफैक्ट होता क्या है, अगर बाई चांस आपके एजेंट ने भी आपको फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, सिंस साइन आपके जा रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फिर एक रीज़न है एकोमोडेशन प्रूफ। देखिए ये एक ऐसा रीज़न है जो बहुत लोगों को दिया जा रहा है। अब है क्या कि अगर आप हंगेरी में लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास एकोमोडेशन प्रूफ हो। अब होता क्या है कि कई बारी जो कंपनीज़ हैं वो जो एकोमोडेशन होती है 20 लोगों की, लेकिन उसमें 40 लोगों को दिखा देती है। अब जैसे हमने एक रिफ्यूज़ल में देखा कि जो इमिग्रेशन की टीम है वो उधर गई और वहाँ पे उन्होंने देखा कि 12 जनों के रहने की जगह और इट्स ऑलरेडी फुल, लेकिन और भी लोगों को उस एकोमोडेशन का प्रूफ इशू किया गया था। तो ये भी एक रीज़न रहा रिफ्यूज़ल का। तो एकोमोडेशन प्रूफ जेन्युइन हो ये आप असर्टेन कर लीजिए। जो छठा रीज़न है कि जो पोजीशन है उस पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का अप्रूवल नहीं मिला है। देखिए एक तो ईगाज़ोलास होता है, दूसरा होता है जो मेन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसका अप्रूवल। अगर मेन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का अप्रूवल नहीं मिलता है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कतर में जो एम्बेसी ऑफ हंगेरी की वेबसाइट है, उन्होंने बोला है कि आप ये इंश्योर करिए कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तब तक जो आपका एम्प्लॉयर है वो जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसका अप्रूवल ले चुका हो। अब फिर आती है बैंक स्टेटमेंट। देखिए क्या है, बैंक स्टेटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। वैसे कहीं पे बोला नहीं गया है कि कितना अमाउंट होना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 3000 यूरोज़ होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। अगर कम की है तो कम की लगाइए, लेकिन जस्टिफाई करिए। कुछ केसेस में आप अपने फैमिली की भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको बताना है कि आप फैमिली की क्यों लगा रहे हैं, अपनी क्यों नहीं लगा रहे हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस। इंश्योरेंस देखिए क्या है, या तो आप इंश्योरेंस लगाएंगे, साथ ही फॉर्म में ना एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरे पास सफिशिएंट पैसे हैं इंश्योरेंस खरीदने के लिए। एक और रीज़न जो हमने देखा है वो है टिकट का। देखिए मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि उनके एजेंट ने जो उनको टिकट दिया था, डमी टिकट दिया था, उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो मैं कहूँगा कि देखिए डमी टिकट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक डॉक्यूमेंट को ही एडिट करके दे देंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। एक और चीज़ है कि जो एयर टिकट है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हैं अपने कवर लेटर में कि वीज़ा मिलने पे आप एयर टिकट खरीदेंगे, या अगर आप डमी टिकट लगा रहे हैं तो उसमें लिख दीजिए कि दिस इज़ जस्ट अ रिजर्वेशन एंड आई विल बाय एन एक्चुअल टिकट व्हेन आई गेट द वीज़ा। क्योंकि हमने एक केस ऐसा देखा है जहाँ पे एक सब्सक्राइबर का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ क्योंकि इमिग्रेशन का कहना था कि जो ये टिकट है ये जेन्युइन नहीं है। फिर लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू। देखिए बहुत जगह इंटरव्यू नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मुंबई से हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता। मुंबई से वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटका से हैं, तमिलनाडु से हैं, केरला से हैं, आंध्रा से हैं, और जगहों के लोगों को दिल्ली से करना पड़ेगा। तो दिल्ली में इंटरव्यू होता है। ऐसे ही पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जब आप जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं और आप क्या करेंगे वहाँ पे।
आपको किसने इस जॉब के बारे में बताया, ये भी पूछा जा सकता है। कितनी सैलरी मिलेगी, आप कहाँ रहेंगे। तो इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो चलेगा, खासकर अगर आप अनस्किल्ड वर्क में जा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, कितनी सैलरी है, क्या काम करेंगे, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, वो ज़रूरी है। और आपके इंटरव्यू के दौरान ये नहीं लगना चाहिए कि आप हंगेरी को सिर्फ एज ए स्प्रिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं यूरोप में कहीं और जाने के लिए। इस इरादे से मतलब हंगेरी का वीज़ा मत अप्लाई करिए कि आप कहीं और जा पाएंगे, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है और उसको एडवाइस करने वाले इंडियंस होते हैं जो इंडिया की सिचुएशन को जानते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इन रीज़न्स को ध्यान में रखेंगे तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट ये भी ज़रूरी है कि आप अपने कंसल्टेंट या एजेंट के साथ ये डिस्कस करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।